नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल में चित्रकला की विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। मुगल कालीन चित्रकला। इस्लाम में चित्रकला वर्जित है क्योंकि चित्रकार जीव जंतुओं के चित्र बनाते हुए कल्पना करने लगता है कि वे अपनी चित्रित वस्तुओं को जीवन प्रदान कर रहा है और इस प्रकार वे ईश्वर की समता करने लगता है, जबकि जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र ईश्वर है। इस दृष्टिकोण के कारण कट्टर मुसलमान कम से कम जीव जंतुओं को चित्रित करना पाप समझते हैं। इसलिए दिल्ली के सुल्तान, मुसलमान अमीर और जनसाधारण चित्रकला से दूर रहते थे और सुल्तान चित्रकारों को संरक्षण नहीं देते थे। फिर भी सल्तनत काल में इक्के दुक्के चित्र बने थे, जिस पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही चित्रकला में नव जीवन आ गया। मुगल सम्राट चित्रकला के महान प्रेमी थे। सर्वप्रथम हेरात में बेहजाद नामक चित्रकार ने चित्रकला की एक नई शैली आरंभ की थी, जो चीनी कला का प्रांतीय रूप था और भारतीय, बौद्ध, ईरानी, बैक्टीरियाई और मंगोलियन तत्वों का प्रभाव था। इसे बेहजाद कला कहा जाता था और फारस के तैमूर वंशी राजाओं ने इसे राज की सहायता दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर जब हेरात में आया तब उसे इस प्रकार की चित्रकला से परिचय प्राप्त हुआ और बाबर के साथ साथ इस कला का भी भारत में प्रवेश हुआ। बाबर ने अनेक हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियां इस कला शैली में चित्रित करवाई थी। बाबर का पुत्र हुमायूं भी चित्रकला का प्रेमी था और उसे निर्वासन काल में फारस के उच्च कोटि के चित्रकारों से परिचय प्राप्त हुआ था। इनमें से एक हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य मीर सैयद अली था और दूसरा ख्वाजा अब्दुल सम्मद था। हुमायूं इन दोनों को अपने साथ भारत ले आया और उसने तथा अकबर ने इन विद्वानों से चित्रकला का अभ्यास कराया। इस काल में अधिकांश चित्र सूती वस्त्रों पर चित्रित किए गए थे और इन चित्रों में ईरानी, भारतीय तथा यूरोपियन शैलियों का सम्मिश्रण पाया जाता है, किंतु इनमें ईरानी शैली की प्रधानता होने के कारण इसे ईरानी कलम कहा गया है। इस शैली को मुगल काल की प्रारंभिक शैली कहा जा सकता है। अकबर कालीन चित्रकला। अकबर बचपन से ही चित्रकला के प्रति लगाव रखता था और सम्राट बनने के बाद उसने चित्रकला के प्रति विशेष रुचि दिखाई। उस समय यद्यपि प्राचीन भारतीय चित्रकला की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन उसे राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ था। अकबर के उदारवादी दृष्टिकोण के कारण दरबार में नई चित्रकला शैली उभर रही थी, जो ईरानी और भारतीय शैली के सर्वोत्तम तत्वों का सम्मिश्रण थी। ईरानी और भारतीय शैली धीरे धीरे मिलकर एक हो गई। इस नवीन शैली में विदेशी तत्व भारतीय शैली में ऐसे घुल मिल गए कि दोनों के पृथक अस्तित्व को ढूंढना असंभव हो गया और वे बिल्कुल भारतीय हो गई। दास्तान अमीर हमजा, तारीख खानदानी तैमूरिया और पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में रखे हुए बादशाह नामा के चित्रकारों की चित्रकारी को देखकर मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दास्तान अमीर हमजा, तारीख खानदानी तैमूरिया और पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में रखे हुए बादशाह नामा के चित्रकारों की चित्रकारी को देखकर मुगल चित्रकला के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दास्तान अमीर हमजा को सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद ने 1550 और 1560 ईस्वी के बीच चित्रित किया था। दास्तान अमीर हमजा और सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद ने 1550 और 1560 ईस्वी के बीच चित्रित किया था। इस चित्रकारी पर ईरानी शैली का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। 1562 ईस्वी में भारतीय और ईरानी शैली एक दूसरे के सामने आने लगी। प्रसिद्ध गायक तानसेन के उस चित्र से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसमें उसका मुगल दरबार में आना दिखाया गया है।
फतेहपुर सीकरी के महलों में चित्रकारों के लिए विशाल कक्ष स्थापित किए गए तथा अकबर के आदेश से शाही भवनों के निजी कक्षों की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए और अनेक हस्तलिखित ग्रंथों को चित्रित किया गया। अकबर के संरक्षण के कारण देश के विभिन्न भागों से अच्छे चित्रकार आने लगे। चित्रकारों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था और वे किसी भी शैली के में चित्र बनाने के लिए स्वतंत्र थे। इन चित्रकारों में हिंदू चित्रकार अधिक थे। हिंदू तथा फारसी चित्रकारों द्वारा फतेहपुर सीकरी के महलों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए उनसे ज्ञात होता है कि चित्रकला की धीरे धीरे उन्नति हो गई थी। चित्रकारी से विदेशीपन हटता जा रहा था और उसका धीरे धीरे भारतीयकरण हो रहा था। अकबर प्रति सप्ताह चित्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता था और श्रेष्ठ चित्रकारों के वेतन में वृद्धि तथा पदोन्नति करके पुरस्कृत करता था। यद्यपि कला के परवाह ने इन भित्ति चित्रों को नष्ट कर दिया है, फिर भी जो कुछ शेष बचा है उससे मुगल शैली की उन्नत दशा देखी जा सकती है। केवल सुनहरे रंगों का प्रयोग और रेखा चित्रों में भारतीय चित्रकला के तत्व देखे जा सकते हैं, किंतु उनमें ईरानी शैली की प्रधानता पाई जाती है। प्राकृतिक चित्रण में पेड़ों, फूलों व पशुओं के चित्र है, किंतु छायांकन के अभाव में वे बिल्कुल नीरस लगते हैं। अबुल फजल ने हिंदू चित्रकारों की बड़ी प्रशंसा की है। अकबर ने ख्वाजा अब्दुल सम्मद की अध्यक्षता में चित्रकारी का एक अलग विभाग स्थापित कर दिया था। इस विभाग के कलाकार शाही सेवक समझे जाते थे और उन्हें मनसब भी दिए जाते थे। इस विभाग में चित्रकार न केवल भारत के सभी प्रांतों के थे बल्कि विदेशों के भी थे और भिन्न भिन्न धर्म और जातियों के होते हुए भी उन सभी का संयुक्त प्रयास उच्च कोटि के चित्र बनाने का होता था ताकि सम्राट प्रसन्न हो जाए। इस्लाम धर्म में मानव चित्र सर्वथा वर्जित है, किंतु अकबर के उदार दृष्टिकोण के कारण दरबार में चित्रकला को भी पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया। कुछ भारतीय चित्रकार ऐसे भी थे जो अपनी संस्कृति के बाहर भी वस्तु की सुंदर ढंग से चित्रित कर लेते थे। इन्हीं भारतीय चित्रकारों ने ईरानी व भारतीय शैलियों का मिश्रण कर उसमें यूरोपियन शैली का पुट देकर नवीन मुगल शैली का विकास किया था। अकबर के दरबारी चित्रकारों ने सुलेखाकारी यानी कैलीग्राफी को भी प्रचलित किया। दरबारी चित्रकार परस्पर प्रतिस्पर्धा करते थे कि वे चित्रकला व सुलेख कला दोनों में निपुणता प्राप्त करें, लेकिन अधिकांश चित्रकार केवल एक कला में ही पारंगत हो सके थे। फिर भी जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है कि चित्रकला के इस काल में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। हस्तलिखित ग्रंथों को चित्रों से विभूषित करने की कला भारतीय थी, जिसे जैन चित्रकला शैली कहा जाता था। अकबर के दरबारी चित्रकारों ने इसे ग्रहण कर इसे भी विकसित किया। दरबारी चित्रकार चित्रकला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने लगे थे। जैसे कोई चित्रकार चित्र की पृष्ठभूमि बनाने में दक्ष होता था, तो कोई चित्र में रेखा चित्र बनाने में और कोई चित्र में रंग भरने में। अतः कोई चित्र किसी एक चित्रकार द्वारा नहीं बनाया जाता था, बल्कि वे अनेक चित्रकारों का संयुक्त प्रयास था। चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल। जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है या चरमोत्कर्ष काल कौन से मुगल बादशाह के समय था, तो आपको बताना है जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर स्वयं चित्रकला का मर्मज्ञ था और अच्छे चित्रों का संग्रह करता था। वह स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जहाँ तक मेरा संबंध है, चित्रकार के प्रति मेरा प्रेम और उसे परखने की निपुणता इस हद तक पहुँच गई है कि जब किन्हीं मृत अथवा जीवित आज के चित्रकारों का कोई चित्र बिना मुझे नाम बताए मेरे सामने लाया जाता है, तो मैं तत्काल ही बता देता हूँ कि चित्र अमुक व्यक्ति का है।
यदि एक ही चित्र में कई आकृतियां चित्रित है और प्रत्येक चेहरे पर अलग अलग चित्रकार ने काम किया है, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि इस चेहरे पर किस किसने काम किया है। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने एक चेहरे की आंख या भौहें बनाई है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुख्य चेहरा किसने चित्रित किया है और आंख तथा भौहें किसने बनाई है। क्योंकि जहांगीर को ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं अथवा विषयों में रुचि नहीं थी, अतः चित्रकारी का ध्यान अतः चित्रकारों का ध्यान सम्राट के दरबारी, निजी व सार्वजनिक जीवन, किसी प्रदेश के वनस्पति व पशु वर्ग की तरफ केंद्रित रहा। जहांगीर के एक दरबारी चित्रकार अबुल हसन ने जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र बनाया था, जो बाद में तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया, क्योंकि जहांगीर इसे युग के श्रेष्ठ चित्रों में एक मानता था। सम्राट के आदेश से अनूठे पशुओं, चिड़ियों व जानवरों के चित्र बनाए गए, जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि में थे। अतः चित्रकार ऐसे चित्र बनाने में दक्ष हो गए। इस काल में बना टर्की के मुर्गे का चित्र अत्यंत ही सुंदर था, जो आज लंदन के अजायब घर की शोभा बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त शिकार और खेलकूद के दृश्यों में भी प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा होता था। इन चित्रों को देखने से पता चलता है कि चित्रकारों को प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान था। छोटे छोटे चित्रों के चारों ओर हाशिए में फूल, पत्तियां व लताएं बनाकर उनमें श्रेष्ठ रंग भरे जाते थे। कुछ चित्रों के हाशियों के बिरंगी रंग बिरंगी चिड़ियों, तितलियों को भी चित्रित किया गया है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि ताजमहल में मूल्यवान पत्थर से जो सजावट का काम किया गया, वह मुगल कालीन छोटे छोटे चित्रों के चारों ओर हाशिए में सजावट का ही दूसरा रूप है। जहांगीर ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति भी रुचि दिखाई थी। अतः अकबर के काल में भारतीय चित्रकला पर जो यूरोपियन शैली का प्रभाव था, अब यह प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। अनेक यूरोपीय यात्रियों ने अपने चित्रकला के नमूने सम्राट को भेंट किए थे। सम्राट ने अपने दरबारी चित्रकारों को उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने का आदेश दिया था। अतः दरबारी चित्रकारों ने इस यूरोपियन शैली के प्रभाव में आकर अपनी शैली में भी परिवर्तन किया। ईसाई पादरियों व साधुओं के चित्रों में उनके सिर के पीछे प्रभामंडल दिखाया जाता था। अतः अब सम्राट अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के चित्रों में भी प्रभामंडल चित्रित करने की परंपरा आरंभ हुई। इतना ही नहीं, भारतीय चित्रकारों ने बाइबिल के विषयों, यूरोपियन वेशभूषा और यूरोपियन जीवन से संबंधित भी चित्र बनाने आरंभ कर दिए। इस समय के चित्रों में लाइनों द्वारा छायांकन का प्रदर्शन किया जाता था। अकबर के काल में चित्रों में व्यक्ति के दाहिने हाथ में फूल दिखाया जाता था, लेकिन अब स्त्री और पुरुष को स्वाभाविक मुद्रा में दिखाया जाने लगा। वस्तुतः अकबर ने जिस चित्रकला शैली की नींव रखी थी, जहांगीर ने उसे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। इसलिए भारतीय चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। किंतु जहांगीर के बाद मुगल चित्रकला प्राय समाप्त हो गई। जैसा कि पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि उसके जहांगीर के देहांत के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा ही विलीन हो गई थी। चित्रकला का पतनोन्मुख काल। शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला के प्रति अधिक लगाव था। इसका परिणाम ये हुआ कि जहांगीर के समय में चित्रकला की जो उन्नति हुई थी, उसका पतन हो गया। दरबारी चित्रकारों की संख्या घटने लगी। फिर भी कुछ ऐसे चित्रकार अब भी थे जो जहांगीर की सेवा में रह चुके थे। शाहजहां के काल में शिकार, युद्ध और मारधाड़ के दृश्य समाप्त हो गए और उनके स्थान पर दरबारी शान शौकत, नृत्य और संगीत के दृश्य बनने लगे। गहरे रंगों की अपेक्षा श्रेष्ठ रंगों का सूक्ष्मता से प्रयोग किया जाने लगा। श्रेष्ठ रंगों का इतनी सूक्ष्मता से प्रयोग किया जाता था कि देखने पर यह भ्रम उत्पन्न हो जाता था
कि रंगों के स्थान पर मणियों के टुकड़े जड़े हुए हैं। मानव चित्रों में छायांकन द्वारा चित्र को सजीव बनाने का प्रयास किया जाता था। फिर भी ऐसे चित्रों के में भावना का अभाव दिखाई देता है। साझा के काल में चित्रकला दरबारी जीवन तक सीमित न रहकर साधारण जनजीवन के चित्रण तक व्याप्त हो। रोमांस की कहानियों के विषय भी अब चित्रित होने लगे। साझा द्वारा उचित संरक्षण न देने के कारण चित्रकार आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गए और उन्होंने बाजारों में अनेक चित्रगृह स्थापित कर लिए। बाजारों में बेचने के लिए जो चित्र बनाए गए उनमें एक नई शैली के दर्शन होते हैं जिसे दिल्ली कलम कहा गया है। ये चित्रकला की पतनोन्मुख स्थिति थी। बाद में बाजारों में मांग बढ़ने के कारण स्वतंत्र चिंतन की अपेक्षा स्टेंसिल की सहायता से चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। फलस्वरूप चित्रों में अस्वाभाविकता आ गई। औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण चित्रकला का विरोधी था। औरंगजेब ने तो बीजापुर और गोलकुंडा के महलों की चित्रकारी को नष्ट करवा दिया था और सिकंदरा में अकबर के मकबरे के चित्रों को मिटवाकर उन पर सफेदी करवा दी थी। बर्नियर ने तो लिखा है कि शाही अधिकारी चित्रकारों के साथ बड़ा अमानुषिक व्यवहार करते थे तथा दरबारी चित्रकारों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उन्हें अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता था। चित्रकला के प्रति शाही दुर्भावना के बावजूद अनेक चित्र बने, लेकिन राजाश्रय के अभाव में चित्रकला का पतन होता गया और योग्य चित्रकारों ने बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, राजपूताना और परंपरागत शैली को मिलाकर नई प्रांतीय शैली को जन्म दिया। राजपूत चित्रकला 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग राजपूताना में अजंता चित्रकला की परंपरा समृद्ध थी, किंतु अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी क्षेत्र के कलाकार गुजरात से राजपूताना की ओर आए, जिन्होंने स्थानीय शैली को आबद्ध कर एक नई शैली को प्रारंभ किया। चूंकि इस नई शैली में जैन ग्रंथों को चित्रित किया गया था, अतः इसे जैन शैली कहा गया। चूंकि इस शैली का विकास गुजरात में हुआ था, इसलिए इसे गुजराती शैली भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे गुजरात और राजपूताना शैली में कोई भेद नहीं रहा। 15वीं शताब्दी में इस मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। 15वीं शताब्दी में इस पर मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चित्रकला शैली में पुनः परिवर्तन आया। कुछ चित्रकार जो मुगलों के द्वारा हमजानामा को चित्रित करने के लिए नियुक्त किए गए थे, कार्य समाप्त होने के बाद अपने अपने राज्यों में लौट गए, लेकिन लंबे समय तक 1567 से 1682 ईस्वी तक मुगल दरबार में ईरानी चित्रकारों के निर्देशन में कार्य करने से उन्होंने चित्रकला के नए तत्व ग्रहण कर लिए। इन नए तत्वों का प्रयोग उन्होंने अपने राज्य में बनाए गए चित्रों में किया, जिसमें गुजरात शैली का प्रभाव और मुगल वेशभूषा की प्रधानता थी। जो जो राजपूत शासकों ने मुगल सम्राट अकबर से राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनका मुगल दरबार में आना जाना होता रहा, राजपूत चित्रकला पर मुगल प्रभाव अधिकाधिक बढ़ता गया। जिससे राजपूत शैली की पूर्व प्रधानता समाप्त होने लगी। इसलिए कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राजपूत शैली का जन्म मुगल चित्रकला शैली से हुआ था, किंतु यह मात्र भ्रांति है, क्योंकि इस काल में मुगल प्रभाव के होते हुए भी अब तक राजपूत शासकों की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः राजपूत चित्रकला मुगल चित्रकला से स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकी। काल खंडालवाला ने बीकानेर में उपलब्ध इस काल के कुछ चित्रों को उल्लेख करते हुए बताया कि यद्यपि ये चित्र मुगल शैली के अधिक निकट प्रतीत होते हैं, फिर भी ये चित्र स्थानीय विशेषताओं के कारण मुगल शैली से भिन्नता बनाते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करते हैं। धीरे धीरे राजपूत शासकों और मुगल सम्राट के बीच समागम बढ़ता गया। फलते राजपूत चित्रकला मुगल प्रभाव में विकसित होने लगी। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी ने
चावंड में रागमाला चित्रित करने के लिए नासिरुद्दीन नामक एक मुस्लिम चित्रकार को आमंत्रित किया किया था। इस समय के बने रागिनी और भागवत के चित्र चमकदार रंगों, चेहरों को की कोणीयता और वेशभूषा की दृष्टि से गुजरात शैली के लगते हैं। लेकिन चूंकि नासिरुद्दीन मुगल शैली से प्रभावित था, अतः आंशिक रूप से इस शैली का प्रभाव भी देखा जा सकता है। राजपूत शैली के विषय विस्तृत है। इनमें ग्राम जीवन, कृष्ण लीला, नायिका भेद, विभिन्न ऋतुएं, रास, रामायण में महाभारत की घटनाएं, पालतू हिरण में मोर, घने बादल, मूसलाधार वर्षा, बिजली के चमक आदि थे। जिस प्रकार अजंता के चित्रों ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण बड़ी निपुणता से किया है, उसी प्रकार राजपूत शैली के चित्रकारों ने कृष्ण लीला का चित्रण बड़ी निपुणता से किया है। इन चित्रों में स्त्रियों की आकृतियों में उनका चेहरा छोटा और गोलाकृति में मस्तिष्क अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हाथियों की लड़ाई के चित्र भी आमतौर पर प्रचलित है। इस प्रकार राजपूत चित्रकला में लोक जीवन की सेज झांकी दिखाई देती है। चित्रों में उनके कार्यकलाप, सुख दुख, रीति रिवाज आदि सहित पूरे जीवन को धर्म और विभिन्न संस्कारों की पृष्ठभूमि के सहारे प्रस्तुत किया गया। मुगल शैली के प्रभाव के फलस्वरूप नई परिवर्तित शैली राजपूताना में मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, आमेर आदि राज्यों में स्थानीय विशेषताओं से युक्त नई शैलियां विकसित होने लगी। काल खंडालवाला ने 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजपूत चित्रकला का स्वर्ण काल का है। 18वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य के वास का युग था, अतः दिल्ली के संरक्षण के अभाव में चित्रकार विभिन्न राज्यों की राजधानियों में चले गए। राजपूत शासकों ने ऐसे चित्रकारों को संरक्षण दिया, क्योंकि ये असीम ऐश्वर्य और विलास वासना का था। क्योंकि ये युग असीम ऐश्वर्य और विलास वासना का था, अतः अब चित्रों के विषयों में परिवर्तन आ गया। अब शासकों के ऐश्वर्यपूर्ण एवं विलासी जीवन पर जोर दिया जाने लगा, अर्थात श्रृंगारी चित्रों की प्रधानता रही। 18वीं शताब्दी के मध्य तक राजपूत शैली में मुगल शैली पूरी तरह घुल मिल गई थी। इस समय के चित्रों में तड़क भड़क और अत्यधिक अलंकरण पाया जाता था। राजपूताना में जितनी राजपूत रियासतें थी, उतनी ही चित्रकला शैलियां भी थी। लेकिन मुखाकृतियों और विशेषकर नाक, आंखें, दाढ़ी, मूंछों और कभी कभी पहनावे के साधारण हेरफेर को छोड़कर ये सब प्राय एक सी ही थी। इनमें मेवाड़ शैली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। मेवाड़ी शैली से मिलती जुलती नाथद्वारा शैली थी, जिनमें अधिकांश शैली भी महत्वपूर्ण थी, जिनमें अधिकांश चित्र श्रीनाथ जी की मूर्ति, वल्लभाचार्यों के उत्सवों और नाथद्वारा व कांकरोली के महंतों के थे। अन्य शैलियों में प्राय महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं पर चित्र बनाए जाते थे। रियासतों के राजाओं के चित्रों के अतिरिक्त कुछ चित्रों में लोकगीत, लोक गाथाओं जैसे ढोला मारू और रुक्मणी हरण के दृश्य होते थे। मुगल काल में चित्रकला शैली के दो समूह प्रचलित थे। प्रथम राजस्थानी, जिसका विवेचन ऊपर किया गया है और संपूर्ण राजपूताना और बुंदेलखंड में प्रचलित थी। दूसरा समूह जो पहाड़ी एवं कांगड़ा शैली कहलाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित हुआ था और इसके मुख्य केंद्र बसोली, जम्मू, नूरपुर, कांगड़ा और चंबा के दरबार थे। इस शैली का सबसे कुशल चित्रकार बोलाराम था, जो गढ़वाल का था। 18वीं सदी के अंत में जब उत्तर भारत में राजकता छा गई थी, उससे गढ़वाल की पहाड़ियों के प्रदेश सुरक्षित बच गए थे। अतः गढ़वाली राज्यों के चित्रकार उस शुद्ध भारतीय शैली पर ही चित्र बनाते रहे, जो गंगा के मैदानों में लुप्त प्राय हो चुकी थी। पहाड़ी और कांगड़ा शैली के चित्रों में पुरुषों और स्त्रियों के ललाट, तिरछे, नाक बड़ी तथा बादाम की आकृति के विशाल नयन बनाए जाते थे। स्त्रियों के पहनावे में विभिन्न मूल्यवान आभूषण होते थे, जो पारदर्शी आवरण में दिखाई पड़ते थे। चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग होता था,
जिसमें अधिकांश लाल, नीले, पीले व नारंगी रंग के होते थे। पशुओं, पेड़ पौधों और रात्रि के चित्र कुंची के बारीक काम और सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार हमने मुगल कालीन चित्रकला के विषय में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद।